प्रिय विद्यार्थियों, हमने जयशंकर प्रसाद जी की कहानी पुरस्कार को पढ़ना प्रारंभ किया था। पूर्व के व्याख्यान में आपने समझा कि कौशल देश के पूर्व सेनापति की पुत्री मधुलिका को अपने पड़ोसी राज्य मगध के राजकुमार अरुण से प्रेम हो जाता है, लेकिन अरुण अब मगध से निष्कासित कर दिया गया है और वह कौशल देश के पूर्व सेनापति की पुत्री मधुलिका से मिलने आया है। तो मधुलिका उससे पूछती है कि जब आप बेरोजगार हैं तो और विपन्न अवस्था में भी हैं तो इतने सारे सैनिकों को साथ लेकर के क्यों घूम रहे हो। तो राजकुमार अरुण उसे बताते हैं कि उसके पास बाहुबल है और वह अभी भी नए राज्य की स्थापना कर सकता है या किसी अन्य राज्य को छीन करके अब भी वह राजकुमार या वहाँ का राजा बन सकता है। तो कहानी को आगे बढ़ाते हुए आप इस कहानी को समझने का प्रयास करें। नवीन राज्य, ओहो तुम्हारा उत्साह तो कम नहीं, भला कैसे? कोई ढंग बताओ तो मैं भी कल्पना का आनंद ले लूं। कल्पना का आनंद नहीं मधुलिका, मैं तुम्हें राज रानी के सम्मान में सिंहासन पर बिठाऊंगा। तुम अपने छिने हुए खेत की चिंता करके भयभीत न हो। एक क्षण में सरल मधुलिका के मन में प्रमाद का अंधड़ बहने लगा। द्वंद्व मच गया। उसने सहसा कहा, आह, मैं सचमुच आज तक तुम्हारी प्रतीक्षा करती थी राजकुमार। युवती का वक्षस्थल फूल उठा। यह हाँ भी नहीं कह सकी, न भी नहीं। अरुण ने उसकी अवस्था का अनुमान कर लिया। कुशल मनुष्य के समान उसने अवसर को हाथ से जाने न दिया। तुरंत बोल उठा, तुम्हारी इच्छा हो तो प्राणों से पण लगाकर मैं तुम्हें इस कौशल सिंहासन पर बिठा दूं मधुलिके। अरुण के खड़ग का आतंक देखोगी। मधुलिका एक बार कांप उठी। वह कहना चाहती थी नहीं, किंतु उसके मुंह से निकला क्या? सत्य मधुलिका, कौशल नरेश तभी से तुम्हारे लिए चिंतित हैं, यह मैं जानता हूँ। तुम्हारी साधारण सी प्रार्थना वह अस्वीकार न करेंगे और मुझे वह भी विदित है कि कौशल के सेनापति अधिकांश सैनिकों के साथ पहाड़ी दस्युओं का दमन करने के लिए बहुत दूर चले गए। यहाँ पर मधुलिका का जैसे ही राजकुमार अरुण से उनकी मुलाकात होती है और राजकुमार उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें पुनः किसी राज्य की रानी बना सकता हूँ। तो मधुलिका को आश्चर्य हुआ और उसे लगा कि वह उन्हें एक कल्पना लोक का वर्णन कर रहे हैं। और मधुलिका ने कहा कि वह उनको इस समय में याद करती रहती थी। तो इससे मधुलिका का अरुण के प्रति जो प्रेम है वह भी प्रकट होता है। सत्य मधुलिका, कौशल नरेश तभी से तुम्हारे लिए चिंतित हैं, यह मैं जानता हूँ। तुम्हारी साधारण सी प्रार्थना वह अस्वीकार न करेंगे और मुझे वह भी विदित है कि कौशल के सेनापति अधिकांश सैनिकों के साथ पहाड़ी दस्युओं का दमन करने के लिए बहुत दूर चले गए। मधुलिका की आंखों के आगे बिजलियां हंसने लगी। दारुण भावना से उसका मस्तक विकृत हो उठा। अरुण ने कहा, तुम बोलती नहीं हो, जो कहोगे वह करूंगी। मंत्रमुग्ध सी मधुलिका ने कहा। स्वर्ण मंच पर कौशल नरेश अर्धनिद्रित अवस्था में आंखें मुकुलित किए हैं। एक चामरधारिणी
युवती पीछे खड़ी अपनी कलाई बड़ी कुशलता से घुमा रही है। चांबर के शुभ्र आंदोलन उस प्रकोष्ठ में धीरे धीरे संचालित हो रहे हैं। तांबुल वाहिनी प्रतिमा के समान दूर खड़ी। तांबुल वाहिनी पान देने वाली दासी। प्रतिहारी ने आकर कहा, जय हो देव। एक स्त्री कुछ प्रार्थना करने आई। आंख खोलते हुए महाराज ने कहा, स्त्री प्रार्थना करने आई है, आने दो। प्रतिहारी के साथ मधुलिका आई। उसने प्रणाम किया। महाराज ने स्थिर दृष्टि से उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हें कहीं देखा है? 3 वर्ष हुए देव, मेरी भूमि खेती के लिए ली गई थी। ओह, तो तुमने इतने दिन कष्ट में बिताए, आज उसका मूल्य मांगने आई हो, क्यों? अच्छा अच्छा, तुम्हें मिलेगा। प्रतिहारी, नहीं महाराज, मुझे मूल्य नहीं चाहिए। मूर्ख, फिर क्या चाहिए? उतनी ही भूमि, दुर्ग के दक्षिणी नाले के समीप की जंगली भूमि, वहीं मैं अपनी खेती करूंगी। मुझे सहायक मिल गया, वह मनुष्यों से मेरी सहायता करेगा। भूमि को समतल भी बनाना होगा। महाराज ने कहा, कृषक बालिके, वह उबड़ खाबड़ भूमि है जिस पर वह दुर्ग के समीप एक सैनिक महत्व रखती। तो फिर निराश लौट जाऊं? सिंह मित्र की कन्या, मैं क्या करूं? तुम्हारी यह प्रार्थना। देव, जैसी आज्ञा हो। जाओ, तुम श्रमजीवियों को उसमें लगाओ। मैं अमात्य को आज्ञा पत्र देने का आदेश करता हूँ। तो जो मधुलिका है वो कौशल देश के राजा से और दुर्ग के नज़दीक की उबड़ खाबड़ भूमि मांगती है कृषि कार्य के लिए, लेकिन राजा उसे कहते हैं कि वह सैनिक महत्व की है, दुर्ग के समीप है और उबड़ खाबड़ भी है। तुम उसके स्थान पर कोई अन्य भूमि ले सकती हो, लेकिन वह उसी भूमि को जब लेना चाहती है तो राजा उसे लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। जय हो देव कहकर प्रणाम करती हुई मधुलिका राज मंदिर के बाहर आई। दुर्ग के दक्षिण भयावने नाले के तट पर घना जंगल है। आज मनुष्यों के पद संचार से शून्यता भंग हो रही थी। अरुण के छिपे हुए मनुष्य स्वतंत्रता से इधर उधर घूमते थे। झाड़ियों को काटकर पथ बन रहा था। नगर दूर था, फिर उधर यूं ही कोई नहीं आता था। फिर अब तो महाराज की आज्ञा से वहाँ मधुलिका का अच्छा खेत बन रहा था, तब इधर की किसको चिंता होती। एक घने कुंज में अरुण और मधुलिका एक दूसरे को हर्षित नेत्रों से देख रहे थे। संध्या हो चली थी। उसी निविड़ एकांत वन में उन नवागत मनुष्यों को देखकर पक्षीगण अपने नीड को लौटते हुए अधिक कोलाहल कर रहे थे। प्रसन्नता से अरुण की आंखें चमक उठी। सूर्य की अंतिम किरण झुरमुट में घुसकर मधुलिका के कपोलों से खेलने लगी। अरुण ने कहा, 4 प्रहर और विश्वास तो प्रभात में ही इस जीर्ण कलेवर कौशल राष्ट्र की राजधानी श्रावस्ती में तुम्हारा अभिषेक होगा और मगध से निर्वासित मैं एक स्वतंत्र राष्ट्र का अधिपति बनूंगा। मधुलिका तो कौशल देश के ही एक स्थान पर मधुलिका और राजकुमार अरुण की भेंट होती है। तो राजकुमार अरुण उसे अपनी योजना बताते हैं कि 4 प्रहर के बाद मैं इस देश पर आक्रमण करूंगा और मैं इसे जीत लूंगा और फिर मैं तुम्हें यहाँ की रानी बनाऊंगा। भयानक अरुण, तुम्हारा साहस देख मैं चकित हो रही हूँ। केवल 100 सैनिकों से तुम रात के तीसरे प्रहर मेरी विजय यात्रा होगी। तो तुमको इस विजय पर विश्वास है? अवश्य। तुम अपनी झोंपड़ी में ये रात बिताओ, प्रभात से तो राज मंदिर ही तुम्हारा लीला निकेतन बनेगा। और मधुलिका राजकुमारों से पूछ रही है कि तुम्हारे पास केवल 100 सैनिक हैं, क्या तुम 100 सैनिकों से कौशल देश की सेना को हरा पाओगे? तो राजकुमारों कहता है कि मुझे अपने आप पर बहुत विश्वास है
और मैं कल कौशल देश का राजा बन जाऊंगा, मैं कौशल देश की सेना को अवश्य ही हरा दूंगा। मधुलिका प्रसन्न थी, किंतु अरुण के लिए उसकी कल्याण कामना सशंक थी। वह कभी कभी द्विगंसी होकर बालकों के समान प्रश्न कर बैठती। अरुण उसका समाधान कर देता। सहसा कोई संकेत पाकर उसने कहा, अच्छा, अंधकार अधिक हो गया, अभी तुम्हें दूर जाना है और मुझे भी प्राणपण से इस अभियान के प्रारंभिक कार्यों को अर्धरात्रि तक पूरा कर लेना चाहिए। तब रात्रि भर के लिए विदा। मधुलिका उठ खड़ी हुई, कंटीली झाड़ियों से उलझती हुई क्रम से पड़ने वाले अंधकार में वह झोंपड़ी की ओर चली। तो एकांत स्थान पर मधुलिका और अरुण की मुलाकात होती है। अरुण उसे अपनी योजना बताते हैं कि वह कौशल देश पर आक्रमण करके उसे जीत लेंगे और उसे मधुलिका को अपनी रानी बनाएंगे और इस तरह से मधुलिका के समस्त दुख दूर हो जाएंगे।